हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एग्जाम में भी जल्दी ही कंडक्ट हो सकता है, एग्जाम डेट आ सकती है क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हो चुकी हैं। तो देखिए अपकमिंग जो है वो न्यूज आ जाए कि एग्जाम कंडक्ट हो जाए, तो हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जिन लोगों ने बीच में अपनी जो स्टडी है बीच में छोड़ दी है, या फिर आपकी जो इस तैयारी की प्रोसेस है वो स्लो हो गई है, तो बस सब तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दें फिर से। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक कवर, और अभी जो एग्जाम होना है वो जो हमारा प्रीवियस पैटर्न चला आ रहा है उसी पे होना है। और अब जो एग्जाम का जो नई भर्तियों का आपका आएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से पैटर्न रहेगा। तो हमें अभी पुराने पैटर्न पर ही अपनी तैयारी करनी है। तो उसमें हम जो अपनी बुक्स हैं SCERT की, यानी कि जो हमारी स्टेट की लगी हुई है, हमें वो कवर करनी है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा पेपर लगभग काफी हद तक उसमें से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से TGT आप PYQ देख सकते हैं जा करके। TGT PGT में आपको मिलेंगे, इवन LT में भी आपको मिलते हैं। बस LT में क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमें क्वेश्चन का पैटर्न है, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सामान्य संक्रामक रोग, कारण और उपचार। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है 2 से 3 वीडियो में कवर हो। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम। चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड, मियादी बुखार यानी कि पित्त ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस A B C E, मतलब ये हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है कि 21 में भी बना है। कारण, उपचार, बचने के उपाय, संरक्षण और प्रैक्टिस आपकी। तो देखिए ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ज्यादा समझ के पढ़िएगा। और जिन लोगों ने नोट प्रिपेयर कर रखे हैं बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं कर रखे वो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैप्टर से आपके TGT में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन इतने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल, वायु, भोजन की आवश्यकता होती है। दूषित जल, वायु और हमें भोजन से अनेकों रोगों के शिकार हो जाते हैं। दूषित वायु से रोग फैलने वाले रोगाणु पाए जाते हैं, मतलब वायु के जरिए जो फैलते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली चले जाते हैं। ये रोगाणु अति सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम आंख से तो देख ही नहीं सकते, तो इसके लिए हमें जो है सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो ये रोगाणु जल, वायु, भोजन के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके तीव्र गति से जनन करते हैं। मतलब जब ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इतनी तेजी से डेवलप होते हैं कि 1 से 2 दिन में ही उसका लक्षण दिखने लग जाते हैं। इन रोगाणुओं को वायरस यानी कि विषाणु और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कहते हैं। जैसे कि कोरोना आया था तो उसमें यही तो था कि वो ईयर से इतनी तेजी से फैलता था कि अगर आप उसके पेशेंट के पास भी चले जाओ तो वो फौरन इफेक्टेड हो जाता था। ठीक है, तो ये इतनी तेजी से फैलते हैं। ये शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर में प्रभावित हो जाते हैं तथा शरीर में रोगों को लक्षण प्रकट करते हैं। शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से लेकर रोग के लक्षण प्रकट करने तक का जो समय है, जब जितने टाइम में वो एंटर हुआ और उस टाइम से एंटर होने से लेकर के जब तक वो अपना सिम्टम्स दिखाता है, बताता है, तब तक उस जो पीरियड है उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उद्भवन काल। ठीक है, हमारे रुधिर में जो प्रतिरक्षी है वो कौन है? एंटीबॉडीज है। ये भी आपका PYQ है, आप देख सकते हैं। जो रोगाणु से रक्षा करता है, रोगाणु को नष्ट कर देता है। इस क्रिया को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। किसी मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। यही कारण था कि जब कोरोना पीरियड आया था तो जिनकी एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग थी तो उनको वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर रहा था, और जैसे कि जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको बहुत जल्दी से इफेक्ट कर रहा था क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज कम होती हैं। तो ये
मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाह रही हूँ ताकि आप उससे कोरिलेट कर लें और उसको समझ पाएं। ठीक है, संक्रामक रोगों में चेचक, छोटी माता, कणफेर, तपेदिक, काली खांसी, ये सब देखे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके संक्रमक रोग। तो सबसे पहले तो हमें ऊपर क्या मिला, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बना कि एक होते हैं वायरस से और एक होते हैं बैक्टीरियल। वहीं अगर हम देखें कि जल से होने वाले, आपके वायु से होने वाले, ठीक है, और आपके फूड से होने वाले वो रोग भी आते हैं। यहाँ हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो वायरस और बैक्टीरिया पे डिवाइड कर रहे हैं। तो संक्रामक रोग जो है वो क्या है कि ये रोग को एक रोगी व्यक्ति व अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों तक पहुंचाता है, जो रोगाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो वायु से, भोजन से, जल से, कीड़ों से फैलते हैं। ठीक है, इसमें अब हम आगे देखते हैं कि लक्षण। तो लक्षण क्या होता है कि एक सेकेंड, तो लक्षण क्या होता है कि प्राय सभी प्रकार के रोगाणु संक्रमण के द्वारा रोगी के शरीर में एक प्रकार का क्या होता है विष उत्पन्न करते हैं। वो अपना जो उसका विष है वो उत्पन्न करता है, जिससे शरीर का तापक्रम क्या होता है बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई हमें प्रॉब्लम हुई तो तेजी से सबसे पहले बुखार आता है, फीवर होता है। ठीक है, प्रत्येक संक्रामक रोग में व्यक्ति के सिर, टांगे, गले, पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती है। कुछ रोगों के संक्रमण में व्यक्ति के शरीर में लाल दाने आ जाते हैं, जैसे कि चेचक होता है उसमें दाने आ जाते हैं पेट पे, सबसे पहले हमें वो हाईलाइट होते हैं, फिर उसके बाद में हाथ पर, चेहरे पर, गर्दन पर। कभी कभी संक्रमण के साथ व्यक्ति आंख पर, नाक से पानी भी बहने लग जाता है। ठीक है, संक्रामक रोगों का संक्रमण, इस विषय में विभिन्न अध्ययनों के परिणाम स्वरूप ज्ञात हुआ है कि रोगों के जीवाणु का संक्रमण जो है मुख्य रूप से अग्रलिखित 4 प्रकार से हुआ। सबसे पहले क्या, जल और आहार के माध्यम से। आपको पता है कि कोई भी डिसीज जो सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है कि वो जल से, वायु से, ठीक है, इन चीजों से तो बहुत ही तेजी से फैलती है। तो जल में क्या होता है कि विभिन्न संक्रामक रोगों के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में जल व आहार के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से जल व आहार ग्रहण किया जाता है। सही सी बात है कि हम सब लोग वाटर भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं। यदि हमारे पर्यावरण में किसी भी भाग में किसी रोग के रोगाणु अधिक संख्या में हो जाते हैं तो इस बात की संभावना अधिक है वह हमारे जल व आहार में भी व्याप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये बता रहे हैं कि वो चांसेस हैं कि वो हमारे वाटर में भी आएगा और फूड में भी आएगा। आहार तथा जल में पहुंचकर रोगाणु अनुकूल परिस्थिति पाकर बड़ी तेजी से बढ़ जाते हैं। आपने देखा है कि जैसे कि बरसात है ना, और इसमें इतनी तेजी से जो है वो पनपते हैं क्योंकि उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है। वही नमी में बहुत तेजी से पनपते हैं। ठीक है, तो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड में तो नहीं, लेकिन नमी में बहुत तेजी से पनपते हैं। ठीक है, सील वाली जगह पे। इस प्रकार के रोगाणु युक्त जल आहार जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, मान लो उसने वो आहार और जल कंज्यूम कर लिया, तो ये रोगाणु आहार तथा जल के साथ ही व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार संबंधित रोग संक्रमण जल व आहार के माध्यम से हो जाता है। उदाहरण के लिए हैजा है, फूड से होता है, जल से भी होता है। ठीक है, इसके बाद टाइफाइड है। टाइफाइड क्या होता है, साल्मोनेला एक टाइफी जो है, साल्मोनेला टाइफी एक तरह का जो है वो वायरस ही तो होता है, बैक्टीरिया। तो वो जो है हमारी आंतों में, बैक्टीरिया होता है, वो हमारी आंतों में को इफेक्ट करता है। ठीक है, अतिसार, पेचिश है। तो ये क्या होता है कि ये जल और आहार के माध्यम से ही होता है। इन रोगों के व्यापक संक्रमण में मक्खियां तथा द्वारा विशेष जो है भूमिका, जो मक्खियों की, जो हाउस फ्लाई है उसकी तो बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है किसी भी बीमारी को फैलाने में। मान लीजिए किसी ने स्प्लिट कर दिया, वो उस पे भी बैठी, फिर उसके बाद वो किसी ऐसी खाने की चीज पे बैठ गई तो उसके पैरों में वो जो चीज लगी हुई थी वो उस पे भी चली गई, तो जाहिर सी बात है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां पे भी जाएगी। तो इसीलिए हमें खास करके देखना चाहिए कि जब हम बाहर का कोई खाना अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो साफ हो, मच्छर मक्खी के इस तरह से जो है वो उन लोगों ने अपना एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट करा हो कि गंदगी ना हो। ठीक है, वायु के माध्यम से क्या होता है कि प्रत्येक जीवित प्राणी निरंतर रूप से वायु का सेवन किया करता है। इस स्थिति में यदि वायु में किसी रोग का रोगाणु अधिक संख्या में व्याप्त है तो उस स्थिति में रोगाणु युक्त वायु के श्वसन द्वारा ग्रहण करने पर व्यक्ति के शरीर में वायु के साथ साथ संबंधित रोग के भी जो रोगाणु है वो भी प्रवेश कर जाएंगे।
आपने कभी देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में और उधर मार्च अप्रैल में ना खूब ज्यादा खांसी और नजला इस टाइप का खूब हो जाता है। तो अगर आपके घर में किसी को नजला जुकाम खांसी और आप छींक रहे हैं और आपने अच्छे से अपना माउथ या नोज को कवर नहीं करा, तो वो एकदम से इफेक्टेड हो जाता है। उसके हमारी फैमिली का है, चाहे हमारे कोलीग है, ऑफिस में है कहीं, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके उपरांत कोई रोगग्रस्त व्यक्ति खांसता है, छींकता है, श्वसन क्रिया द्वारा सांस छोड़ता है, तो इन क्रिया द्वारा रोग जो है रोगाणु मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से दूषित हुई वायु का सेवन अन्य स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वो भी उससे इफेक्टेड हो जाता है। जस्ट लाइक चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, तपेदिक, डिप्थीरिया, खाली खांसी, ये तो ऐसे हैं कि इसको तो फौरन ही अगर आपको घर में किसी को हो जाता है तो फौरन ही घर में और किसी को भी होने के चांसेस बने रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अक्सर छोटी माता या चेचक आदि हो जाती है या खसरा वगैरह, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो सबसे पहले वो क्या कहेगा कि आपसे यही पूछेगा, ये सिम्टम्स अगर उसको दिख जाते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि ये चीज है, तो घर में कोई आपके छोटा बच्चा है तो उसको हटा दें, थोड़ी दूरी पे रखें, बर्तन अलग कर दें, कपड़े वगैरह सब अलग करें, उसको सैनिटाइज करें अच्छे से, ठीक है। तो ये एकदम तेजी से इफेक्ट करता है। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, जैसे किसी को दांत काज खुजली है, कुष्ठ रोग है, तो क्या है कि अगर कोई टच में आ गया है तो उसका पूरी पूरी चांसेस रहती है कि वो उसको भी लग जाए। रक्त के माध्यम से, तो रक्त माध्यम से क्या होता है कि मान लो किसी हमें ऐसे कीड़े ने काट लिया, जैसे मच्छर, पिस्सू। मच्छर क्या होता है कि डेंगू जब कितनी तेजी से फैलता है वो हमें एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये देखा जाता है कि घर में किसी को एक डेंगू हो गया और अगर मच्छर है तो घर में और किसी को ना काट लेता है अगर वो मच्छर सपोज, तो वो और घर में भी और किसी को होने के चांसेस रहते हैं। तो रक्त के माध्यम से होने वाले ही तो है, जैसे मच्छर है, पिस्सू है, वो अन्य कीट है, किसी का डंक है, तो ये हमें रक्त से होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, फ्लैग, पित्तज्वर, फाइलेरिया, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये हमारा हो गया है अभी मैंने आपके साथ संक्रामक रोगों का संक्रमण मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे इसकी 2 से 3 वीडियो क्यों ना बनानी पड़ जाए, पर ये आपको अच्छे से यही याद हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ एग्जाम्पल भी कोरिलेट कर रही हूँ। अब रोकथाम के सामान्य उपाय क्या है कि स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए। अगर मान लीजिए किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी को 2 से 3 से या काफी लोगों को कोई प्रॉब्लम इफेक्टेड हो रही है, तो आप जो है वहां पर जो है वो सूचित कर सकते हैं ताकि वहां से टीम आ जाए और आपकी हेल्प करे वो, ठीक है। रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना, जाहिर सी बात है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जैसे आप कह रहे थे, आपने देखा होगा कि उसमें आपको अलग कर दिया जाता था जब कोरोना आया था कि बिल्कुल अलग कमरा, अलग बर्तन, अलग कपड़े, बिल्कुल उसको मेरे नाम से इस टाइम मुझे स्किप हो रहा है कि क्या कहते थे, ठीक है। रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग करना, ठीक है। उसके बाद रोग प्रतिरक्षा का उपाय कि जो हमारा एंटीबॉडीज है उसको डेवलप करना, तो टीके वगैरह खोजे गए हैं। और रोगाणु नाशक संबंधी उपाय कि जो है वो सभी संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के प्रकोप के कारण ही फैलता है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोगाणु को नष्ट करने के जो है उपाय देखे जाएं तो निसंक्रमण की चीजों को यूज किया जाए। फिर संक्रामक रोग तथा रोग प्रतिरक्षा क्या होता है कि विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता, जो हमारी कैपेसिटी है, उसे ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए हमें अपने खान पान को बहुत अच्छा रखना पड़ता है, वेजीज अच्छे से लेनी है, और ज्यादा तला भुना इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। अच्छे फ्रेश हमें फ्रूट्स का और वेजिटेबल को अपनी डेली डाइट में हमें कंज्यूम करना चाहिए। स्पेशली विटामिन सी जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटी जो विटामिन होते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे ए, सी और ई है, ये तीनों क्या है, यही विटामिन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें जो है वो अपनी डाइट में लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और एक्यूराइड यानी कि कृत्रिम। नेचुरल जो हम खाने के जरिए जो हमें जन्म से मिली है या हम करते हैं,
ठीक है। कृत्रिम क्या होती है? कृत्रिम में ये होता है कि जो आपके टीके वगैरह हैं, जो बच्चों को देखा होगा आपने जन्म से लगाए जाते हैं, वो इसलिए होता है कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करा जाए। वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप मेरा बिल्कुल जो है वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सब मिल जाएगा। तो अब जैसे कि आप बिल्कुल भी लेट ना करें, व्हाट्सएप चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारा वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड होता रहे। ठीक है। तो ये आपका उन्होंने बताया कि प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। अब आपसे क्वेश्चन बन जाए टीजीटी में कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कितने प्रकार की होती है। अब इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये आपको गाइड्स वगैरह में नहीं मिलता है जब तक आप इस तरह की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इसको जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास टीके। यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगता है, ये वाला क्वेश्चन तो पैट है, मिल ही जाता है। ठीक है। तो डिप्थीरिया का है 3 से 5 माह में, और टाइफाइड है 1 वर्ष, टीबी है जन्म के समय और पुनः अनिश्चित है ना, काली खांसी 3 माह में, हैजा 1 वर्ष में, चेचक 2 से 3 माह में। ठीक है। उसके बाद प्रभावावधि 3 से 5 वर्ष रहती है। अब टीकाकरण योजना है 3 महीने में डीपीटी है ना, और पहली खुराक, फिर 5 महीने में डीपीटी की दूसरी, 7 महीने में डीपीटी की तीसरी, 9 से 15 महीने में बीसीजी खसरा का टीका केवल 1 खुराक, 18 से 24 महीने में फिर जो है डीपीटी की पोलियो की मुंह से। ये सब ना ओरल है ना। बूस्टर खुराक हो गई 5 से 6 वर्ष में डीटी यानी कि टाइफाइड बूस्टर खुराक। 10 वर्ष में जो है वो आपका टेटनस यानी कि ये भी बूस्टर खुराक है, टाइफाइड का टीका भी है, और 16 वर्ष में टेटनाइट टैक्साइड बूस्टर खुराक। तो ये अभी तक मैंने आपके साथ यहाँ तक ही शेयर की है। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो हम आगे के जो चैप्टर है उनको आगे का जो टॉपिक है उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इन वीडियो को आप जो इतना मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, आप 1 से 2 बार लगाकर वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड पे देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताना चाह रही थी। जो मेरे फैमिली है, जो मेरी फैमिली को ज्वाइन करे हुए हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरी जो है फैमिली है, कि अब जो जिन लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो वो कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से करें, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपके साथ वीडियो एक ला रही हूँ कि कहाँ से शुरुआत करनी है, किस तरह से, ताकि हम एक फुल एनर्जी के साथ फिर से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।